नमस्कार प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे मित्रों। पीछे के लेक्चर में हमने SN1 रिएक्शन तक पढ़ा था। आज हम लोग SN2 रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए SN2 रिएक्शन है क्या, पहले जो लिखा उस पर छोड़ के देखते हैं। SN1 में ये मान लीजिए कि एक आदमी काम करता था, SN2 में दो आदमी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन जिनमें दो आदमी का मतलब क्या हुआ, जिस पर हम अटैक करा रहे हैं एक तो वो काम करेगा और जो अटैक कर रहा है वो काम करेगा। कहने का मतलब कि ये जो अपक्रिया होती है दो अणुओं में, इनमें जो दो अणु होते हैं उनमें सांद्रण परिवर्तन एक साथ होता है। ठीक है, यानी इसमें दो अणुओं का साथ साथ सांद्रण परिवर्तन होता है, यानी दोनों अणु एक साथ परिवर्तित होंगे। तो इसमें अपक्रिया की दर तथा न्यूक्लियोफिलिक दोनों के सांद्रण पर निर्भर करती है। देखिए अपक्रिया की दर, अब पीछे वाले में अपक्रिया की दर जो होती थी उससे एक से कोई मतलब नहीं होता था। यहाँ पर जो है दो अणुओं के साथ साथ सांद्रण परिवर्तन तो होता है, पर इसमें अपक्रिया की जो दर होती है वो एल्किल हैलाइड तथा न्यूक्लियोफिलिक दोनों के सांद्रण पर निर्भर करती है और यह एक पद में पूर्ण होती है। अब यहाँ पर सुनिए कि SN2 जो रिएक्शन है उसमें जिस सब्सट्रेट पर, जिस पदार्थ पर अटैक हो रहा है वो भी परिवर्तित हो रहा है और जो अटैक कर रहा है वो भी सांद्रित हो रहा है, वो भी कंसंट्रेट हो रहा है। तो दोनों के सांद्रण में जो परिवर्तन होता है उस कारण इसे SN2 रिएक्शन कहते हैं। दूसरी बात यह कि इसका जो अपक्रिया है SN1 जो रिएक्शन था वो दो पद में पूरा होता था, एक स्लो और एक फास्ट। ये SN2 रिएक्शन पूरी अपक्रिया एक पद में पूर्ण होता है। ठीक है, तो ये अपक्रिया एक पद में पूर्ण होती है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि दोनों अणुओं के सांद्रण परिवर्तन में इनकी आणविकता दो होती है। देखिए जब अणुओं की सांद्रण परिवर्तन, अणु कितने हुए, दो, और दोनों अणु क्या हो जा रहे हैं, परिवर्तित हो जा रहे हैं, तो अपक्रिया की जो आणविकता होगी वो क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी। इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्सट्रेट पर पीछे की दिशा से अटैक करता है। कहने का मतलब ये कि जो SN1 रिएक्शन में था सामने की तरफ से अटैक होता था, यानी अटैक हो रहा था, इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक सब्सट्रेट होता है वो क्या करता है, उस पे सब्सट्रेट पर पीछे की दिशा से अटैक करता है, यानी पीछे की दिशा से अटैक करने के कारण इसमें रिएक्शन होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि SN1 रिएक्शन दो क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सब्सट्रेट और न्यूक्लियोफिलिक दोनों का सांद्रण परिवर्तन होता है। अपक्रिया की जो आणविकता है वो दो होती है और इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्सट्रेट पर पीछे की दिशा से अटैक करता है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा, अपक्रिया की दर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफिलिक के, या इसको हम ये भी कह सकते हैं अपक्रिया का वेग। तो यहाँ पर वेग या दर बराबर क्या हो जाएगा, K, क्योंकि प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट वैल्यू लाएंगे तो K हो जाएगा, और RX मीन्स यही एल्किल हैलाइड है, ये सिंबल है इसका R, और ये X हैलाइड, तो RX, और NU जो लिखा है ये न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस को, फिलिक माने चाहने वाला, ऐसा रिएजेंट, ऐसा अभिकर्मक जो न्यूक्लियस को चाहता हो। अटैक कहाँ करेगा, न्यूक्लियस पर, तो उसके नाभिक पर जो अटैक करते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। ठीक, एक उदाहरण के द्वारा हम SN2 रिएक्शन को समझते हैं। ठीक है, SN2 रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म को। तो देखिए ये तो सिंपल सा रिएक्शन है, ये जब आपको नहीं कुछ है तो ये सिंपल सा है। ठीक, जलीय विलयन में OH आयन, ये देखिए OH आयन पीछे आप पढ़ चुके हो कि OH आयन जो होता है, हाइड्रोक्सिल आयन, वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं, यानी कि ऐसा रिएजेंट है जो न्यूक्लियस पर अटैक करता है। तो ये मेथिल ब्रोमाइड का जल अपघटन SN2 प्रतिस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। अब जरा देखते हैं, देखिए यहाँ पर हमने कहा ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या रिएजेंट है, ये देखिए आपका मेथिल ब्रोमाइड है, ये पिछले हिस्से से अटैक करेगा, ये यहाँ से। तो यहाँ पर स्लो मोशन के द्वारा क्या हो जाएगा, जो OH है, OH का ऑक्सीजन पर जो चार्ज है वो पार्शियल चार्ज डेल्टा माइनस हो जाएगा, यहाँ ब्रोमीन पर भी पार्शियल चार्ज डेल्टा माइनस हो जाएगा। ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, मध्यवर्ती कंपाउंड बनेगा, और जस्ट जैसे ही इंटरमीडिएट एक कंपाउंड बनेगा तुरंत फास्ट रिएक्शन के द्वारा ये देखिए मेथेनॉल बना लेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, CH3OH, और ब्रोमाइड आयन बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर
देखिए हमने उधर से OH से अटैक कराया, यहाँ ब्रोमाइड भी था, तो ब्रोमाइड को रिप्लेस कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, यानी OH आके जुड़ गया, ब्रोमाइड को हटा दिया, तो इस कारण तो ये प्रतिस्थापन अपक्रिया हो गया। दूसरा कारण प्रतिस्थापन अपक्रिया में भी कैसा है, तो न्यूक्लियोफिलिक है, क्योंकि इसने कहाँ पे अटैक किया, कार्बन के न्यूक्लियस पर अटैक किया OH ने, और ब्रोमाइड को रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से अब जरा इसकी, ये तो सिंपल है, अब देखते हैं इसकी जरा मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने मैकेनिज्म बना रखा है, ठीक है। ये देखिए वही पुराना मैंने रिएक्शन इसीलिए लिया है, ये आपका हाइड्रोक्सिल आयन है, और आप जानते हो कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और उसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो ये 6 के 6 मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, और ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने माइनस चार्ज दिखा दिया। अब ये क्या करेगा, ये जो OH आयन है नहीं क्या करेगा, ये अटैक करेगा कार्बन के न्यूक्लियस पर, ठीक। तो ये देखिए जो ये बना है आपका, ये संरचना जो दिख रही है, ये जो मैंने ये हाइड्रोजन को ऐसे डार्क कर दिया, इसका मतलब होता है वो बैक साइड में बना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अटैक होगा, मैंने बताया था विदलन होगा, तो यहाँ से इसके नाभिक वाले पे से जो ब्रोमाइड जुड़ा वो टूटेगा, और जैसे टूटेगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर पहले ही पार्शियल चार्ज था, पार्शियल चार्ज क्या करेगा, इसके कार्बन के धनात्मक पार्शियल चार्ज पर अटैक करके जुड़ जाएगा, और जैसे ये जुड़ेगा तो इसके पास ब्रोमाइड यानी कार्बन की बैलेंसी यहाँ पर क्या होने लगेगी, कार्बन की बैलेंसी यहाँ पर ज़्यादा होने लगेगी। जैसे कार्बन की बैलेंसी ज़्यादा होगी तो जो कार्बन हैलोजन से जुड़ा था वो हैलोजन को रिप्लेस कर देगा, हटा देगा, कि भाई अब मेरे पास तुमसे भी ज़्यादा शक्तिशाली एटम्स आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन क्या है, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे अधिक होता है, सबसे नंबर 1 पर फ्लोरीन, फिर इसके बाद ऑक्सीजन। तो यहाँ ब्रोमाइड की तुलना में ऑक्सीजन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसमें क्या करेगा कि ये OH आयन पूरा का पूरा अटैक करेगा ऑक्सीजन का एटम्स, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, वो कार्बन के न्यूक्लियस पर अटैक करेगा, और जैसे अटैक करेगा तो इस पर पार्शियल चार्ज आएगा, और पार्शियल चार्ज आएगा तो जो मिथिल ग्रुप है यहाँ पे वो क्या करेगा, ब्रोमाइड आयन को बाहर कर देगा। यानी इस तरह से ये इसको निकालेगा, और जैसे निकालेगा तो ये देखिए आपको ये यहाँ पे एक मध्यवर्ती कंपाउंड बन जाएगा। इस जगह पर ये ट्रांजिशन स्टेट होती है, और ये ट्रांजिशन स्टेट प्लेनर होती है, यानी कैसे बनेगी, प्लेन हो जाएगी, यानी समतली होती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि मैकेनिज्म में SN2 रिएक्शन में जब कोई रिएजेंट किसी पर अटैक करता है तो पीछे हिस्से से अटैक करता है, और जब अटैक करता है तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। वह इंटरमीडिएट कंपाउंड कैसा होता है, ट्रांजिशन स्टेट का होता है, संक्रमण अवस्था का होता है। संक्रमण अवस्था का मतलब ये कि वो ज़्यादा देर स्टेबल नहीं रहेगा, बहुत जल्दी ही वो अपने आप में क्या हो जाएगा, कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर वो क्या करता है, प्लेनर होता है, यानी समतली होता है, और जैसे ही आगे ये कुछ क्षण के लिए बनता है और फास्ट रिएक्शन होता है, तो ये देखिए फास्ट रिएक्शन के द्वारा ब्रोमाइड आयन बाहर निकल जाता है और आपका टेट्राहेड्रल कंपाउंड बन जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर एल्किल हैलाइड पे यहाँ पर अटैक हुआ SN2 रिएक्शन में, तो जो इंटरमीडिएट कंपाउंड होगा वो प्लेनर बनता है, और जैसे ही प्रोडक्ट बनता है, मेन प्रोडक्ट, वो आपका टेट्राहेड्रल बनता है। तो देखिए यहाँ पर आपको मेथेनॉल बन गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, CH3 और ये OH। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये लिखा देखिए मैंने इसको लिख दिया है आपके लिए कि मध्यवर्ती यौगिक तेजी से टूटकर उत्पाद में देते हैं। मैंने बताया ना कि जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, संक्रमण अवस्था होती है, वो ज़्यादा देर के लिए नहीं होती है, बहुत जल्दी ही खत्म हो जाती है। तो मेन बातें यही हुई कि SN2 रिएक्शन 2 आणविक होता है, यानी उसका जो आणविकता होती है 2 होती है, ठीक है। उससे सब्ट्रैक्ट और रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक दोनों अटैक करते हैं, दोनों का साधारण परिवर्तन होता है। तो इस तरह से अब हम लोग बात करेंगे SN1 और SN2 रिएक्शन में डिफरेंस। तो देखिए ये आता है, इम्पॉर्टेंट भी है। SN1 रिएक्शन क्या होगा, ये 2 पदों में पूर्ण होता है। देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है, नाम इसका SN1 है लेकिन काम 2 है, यानी एक आदमी डबल काम करता है, यानी अपक्रिया 2 पदों में होगी। और SN2 क्या है, हैं 2 लोग लेकिन काम एक ही झटके में कर डालते हैं। तो देखिए जब 2 लोग होंगे तो जल्दी काम करेंगे ना, तो जल्दी काम का मतलब जो SN2 रिएक्शन होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है और एक ही पद में पूर्ण हो जाती है। SN1 ये आपको दिख ही रहा है, SN1 का यानी एक यूनिमॉलिक्यूलर होता है, एक आणविक होती है। SN2 यानी 2 आणविक होती है। अपक्रिया की दर का क्रम ज्यों-ज्यों देखिए जो SN1 रिएक्शन में है, जब
टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, अगर इस तरह से एल्किल हैलाइड हैं तो टर्सरी पर ज़्यादा तेज़ी से होगी, फिर सेकेंडरी पर, फिर प्राइमरी पर। इसी तरह अपक्रिया की दर SN2 में क्या होती है, इसी का जस्ट उल्टा होती है। जब अपक्रिया SN2 में होती है तो यहाँ पर प्राइमरी में सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्सरी में, इस तरह से होती है। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स में उल्टा और इसमें सीधा। कहने का मतलब SN1 में 3 लोग होंगे तब वो काम करेंगे, फिर 2 लोग होंगे, फिर 1 लोग, इसमें एक ही लोग पर काम हो जाएगा। ठीक। ध्रुवीय विलायकों में तीव्र होता है, जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है, जो ऐसे सॉल्वेंट जिनमें पोलरिटी पाई जाती है, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनमें ये SN1 रिएक्शन बहुत तेज़ी से होती है, लेकिन SN2 जो है वो नॉन पोलर में तेज़ी से होती है। ठीक है, तो नॉन पोलर का मतलब यहाँ क्या हुआ, अगर आपको नॉन पोलर नहीं समझ में आया तो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, उनके विलयन में ये अपक्रियाएँ तेज़ी से होती हैं। SN1 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि इसमें सांद्रण जो एक अभिकारक का सांद्रण परिवर्तन पर अपक्रिया के वेग पर प्रभावित नहीं करती, यानी सांद्रण परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर है। ये सांद्रण परिवर्तन होता है इसमें दोनों का, इसलिए ये सेकेंड ऑर्डर है। रिएक्शन में दुर्बल क्षार द्वारा होती है, ये जो अपक्रिया होती है वो वीक बेस पर होती है, यानी एल्कलाइन होंगे तो वीक एल्कलाइन पर होती है, जो दुर्बल प्रकार के क्षार होते हैं। लेकिन जो SN2 रिएक्शन है वो क्या होता है, प्रबल क्षार पर होता है, यानी स्ट्रांग बेस पर ये होता है। तो इस तरह से फिर देखेंगे कि ये क्रियाधार के सांद्रण पर निर्भर करती है। ये सब्सट्रैक्ट का सांद्रण कैसा है, SN1 रिएक्शन इस पर डिपेंड करती है, जबकि SN2 ये डिपेंड करता है सब्सट्रैक्ट और न्यूक्लियोफिलिक दोनों के सांद्रण पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसका नाम SN2 है और इसका नाम SN1 है। न्यूक्लियोफिलिक अग्रभाग से अटैक करता है, मैंने पहले बताया था कि SN1 में जो न्यूक्लियोफिलिक होगा वो अगले भाग से अटैक करेगा, जबकि SN2 में न्यूक्लियोफिलिक बैक साइड से या पश्च भाग से अटैक करता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको ये SN1 और SN2 के डिफरेंस समझ लेना है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे कि मोनो एल्केन के विरचन की समान विधियाँ। देखिए इसमें से कुछ टिप्पणियाँ आती हैं कि मोनो एल्केन का समान विरचन किन किन विधियों द्वारा किया जाता है। विधियाँ तो बहुत हैं, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको वही ध्यान देना। देखिए एक आता है ग्रुप प्रोसेस। ग्रुप प्रोसेस में क्या होता है कि जब निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में एल्केनॉल, ध्यान दीजिए एल्केनॉल बोल रहा हूँ, ठीक है, जब निर्जल Cl2 जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में एल्केनॉल कंसनट्रेट HCl से अपक्रिया करके क्लोरो एल्केन देते हैं, तो इस प्रक्रम को ग्रुप प्रोसेस बोला जाता है। क्या क्या करना है, निर्जल ZnCl की उपस्थित होनी चाहिए और एल्केनॉल कंसनट्रेट HCl के साथ अपक्रिया करेगा, तो इस तरह का जो रिएक्शन होगा या जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रुप प्रोसेस। तो ये टिप्पणियों में आ सकता है कि इस पर क्या टिप्पणी, देखिए ये एग्जाम्पल ROH, ये क्या है आपका एल्केनॉल है। एल्केनॉल का मतलब क्या, मैं कोई भी एल्कोहल ले सकता था, पर यहाँ पर सबके लिए है तो R फॉर एल्केन चेन के लिए है, ठीक है, और OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो एल्केनॉल जब HCl से रिएक्शन करेगा तो देखिए ये OH और ये H मिलकर H2O बाहर निकाल लेंगे और RCl बच जाएगा। तो मैंने यही तो कहा यहाँ पर क्लोरो एल्केन, Cl से क्या क्लोरो और फॉर एल्केन। तो अगर किसी भी कंपाउंड के इससे रिएक्शन भी कराएंगे तो यही प्राप्त होगा। जैसे मान लो अब मैं यहाँ कर दूँ CH3OH एल्कोहल है, इस पर अगर मैं HCl का रिएक्शन करा दूँ तो क्या हो जाएगा, ये OH बाहर हो जाएगा और ये बच जाएगा क्या CH3Cl मेथिल क्लोराइड बन गया, यानी कहने का मतलब क्लोरोमेथेन बन गया। ठीक है, मेथिल क्लोराइड मतलब क्या, क्लोरोमेथेन। तो जब हम लोग कंसनट्रेट HCl के साथ एल्केनॉल की अपक्रिया कराते हैं ZnCl2 की उपस्थिति में तो क्लोरो एल्केन प्राप्त होते हैं और यह प्रक्रम हमें ग्रुप प्रोसेस कहलाता है। फिर है आपका डॉर्जन प्रोसेस। देखिए डॉर्जन प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पर भी एल्केनॉल, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 इसका फार्मूला होता है। तो एल्केनॉल थायोक्लोराइड के साथ पिरीडीन की उपस्थिति में, ठीक है, पिरीडीन आप लोग जानते हैं बेंजीन रिंग में, ठीक है, ये इस तरह से अंदर बेंजीन रिंग के अंदर नाइट्रोजन, तो पिरीडीन बन जाएगा, ठीक है। तो एल्केनॉल थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरीडीन की उपस्थिति में अपक्रिया करके उच्च मात्रा में क्लोरो एल्केन बनाते हैं।
यह प्रक्रम डॉर्जन प्रोसेस कहलाता है। देखिए वहाँ भी क्लोरोएल्केन बन रहा था, यहाँ भी क्लोरोएल्केन बन रहा है। वहाँ पर क्या था रिएजेंट, वहाँ पर आपका HCl था और ZnCl2 था। यहाँ पर क्या है, थायोनिल क्लोराइड है और पिरीडीन है। तो डिफरेंस भर यही ध्यान देना कि इनके किन किन के बीच से क्या होता है रिएक्शन पे। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पर आपका ये एल्केनॉल है या मान लीजिए कोई अल्कोहल है, और ये थायोनिल क्लोराइड है, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। यहाँ पर मैं भूल गया हूँ, आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए, ये पेरिडीन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बना, क्लोरोएल्केन बना, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl। तो अब इस तरह के प्रोसेस से जब क्लोरोएल्केन प्राप्त होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे डॉर्जन प्रोसेस। ठीक, डॉर्जन प्रोसेस में आपको बता दूं कि एल्कोनॉल की रिएक्शन किससे करा देंगे, थायोनिल क्लोराइड से पिरीडीन की उपस्थिति में। तो यह प्रोसेस हमारा डॉर्जन प्रोसेस हो जाता है। अब देखिए बाई एल्कीन्स के द्वारा कराते हैं। तो बाई एल्कीन्स में क्या है कि एल्कीन्स यानी डबल बॉन्ड वाले, तो जब एल्कीन्स की हैलोजन हैलाइड HX मतलब H क्या, हैलोजन, ठीक है, और हैलाइड, यानी जब एल्केन की हैलोजन हैलाइड के साथ योगात्मक अपक्रिया द्वारा मोनोहैलो एल्केन प्राप्त होते हैं तो अनसिमेट्रिक एल्केन बनती है। और ये अनसिमेट्रिक एल्केन क्या करती है, ये योग के द्वारा, ठीक है, अनसिमेट्रिक जब योग होता है तो उस योग के रूल को बोला जाता है मार्कोनी-काफ रूल। यानी जब देखिए जब एल्केन की हैलोजन हैलाइड के साथ योगात्मक अपक्रिया द्वारा मोनो हैलो एल्केन प्राप्त होते हैं तो ये अनसिमेट्रिक एल्कीन में यह योग होता है, और ये जो योग होता है इस रूल को हम लोग बोलते हैं मार्कोनी-काफ रूल। तो इसको आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे। देखिए मार्कोनी-काफ रूल क्या है, ये देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड वाले हैं तो ये क्या हो गए, एल्कीन्स हो गई। डबल बॉन्ड एल्कीन हैलोजन हैलाइड से रिएक्ट करेगी तो देखिए यहाँ पर ये जाके अटैक कर देगा इस पर, डबल बॉन्ड पर जब अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और जहाँ से बॉन्ड टूटेगा उसी जगह से हैलाइड जुड़ जाएगा। इस तरह से देखिए ये अनसिमेट्रिक का मतलब क्या, जब किसी एल्केन की चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो वो क्या हो जाता है, अनसिमेट्रिक हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अनसिमेट्रिक हुआ। तो अनसिमेट्रिक एल्कीन सिमेट्रिक एल्कीन में चेंज हो रही है। इस रूल को ही हम लोग बोलते हैं मार्कोनी-काफ रूल। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये CH2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पर HBr का अटैक करा दिया जाएगा। ठीक है, CH2 का HBr से अटैक कराएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या करेगा, Br अटैक कर देगा इसके डबल बॉन्ड के प्रोसेस पर। तो डबल बॉन्ड जो अनसिमेट्रिक एल्कीन्स है वो सिमेट्रिक में चेंज हो जाएगा, और जैसे सिमेट्रिक में चेंज होगा तो Br इससे जुड़ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड का अनसैचुरेशन समाप्त हो जाएगा। तो इस योग को हम लोग मार्कोनी-काफ रूल कहते हैं। फिर देखते हैं शॉर्ट्ज रिएक्शन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टिप्पणियों में पूछा जा सकता है। शॉर्ट्ज अपक्रिया क्या है, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड, दो चीज़ें, या क्लोराइड ले लें या ब्रोमाइड। एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को किसी धात्विक फ्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करके एल्किल फ्लोराइड का निर्माण किया जाता है। थोड़ा सा आपको इसमें याद करना पड़ेगा कि एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को हम लोग क्या, किसी मेटल के साथ, किसी धातु, और मेटल भी लेंगे तो उसके साथ हमें फ्लोराइड भी लेना है, यानी मेटल और फ्लोराइड को एक साथ लेकर अगर अपक्रिया कराते हैं या गर्म करते हैं तो एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है। इस अपक्रिया को हम लोग शॉर्ट्ज अपक्रिया कहते हैं। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे मिथिल ब्रोमाइड है और ये सिल्वर फ्लोराइड है। ठीक है, सिल्वर फ्लोराइड मेथिल ब्रोमाइड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो देखिए मैंने बताया ना, फ्लोरीन के यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण ये क्या करेगा, ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा और इसको हटा के अपना जुड़ जाएगा, यानी फ्लोरीन ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगी तो CH3 से फ्लोरीन जुड़ जाएगी और ब्रोमाइड आयन निकलेगा और ब्रोमाइड क्या करेगा, सिल्वर के साथ पुनः रिएक्शन करके AgBr बना देगा। तो ये अपक्रिया देखिए है, दोनों अगर समान एल्कोन की बात की जाए तो दोनों में हैलोजन लगा है और दोनों हैलोजन एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं। उस कारण क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि मेथिल ब्रोमाइड या क्लोराइड किसी की अपक्रिया जब एल्किल फ्लोराइड के साथ होगी तो क्या बन जाएगा, मेथिल फ्लोराइड और AgBr बाहर हो जाएगा। इस अपक्रिया को हम लोग शॉर्ट्ज अपक्रिया कहते हैं। ठीक, मोनोहैलो एल्केन के भौतिक गुण, ये सिंपल है, दो एक लाइन में आता है। देखिए मोनोहैलो एल्केन का उपयोग क्या करते हैं, यौगिकों के संश्लेषण में। जब कंपाउंडों को जोड़ना होता है, कंपाउंडों को सिंथेसिस करना होता है तो
मोनोहाइड्रोएल्केनों को प्रयोग किया जाता है। या दूसरा नंबर है, देखिए आपको इसमें दे रखा है एथिल क्लोराइड या एथिल ब्रोमाइड का प्रयोग टेल फार होगा यहाँ पर टेट्रा, है ना, ई फार होगा एथिल और एल फार होगा लेड, टेट्रा एथिल लेड, इसको शॉर्ट फॉर्म में टेल बोला जाता है। तो एथिल क्लोराइड या एथिल ब्रोमाइड का प्रयोग टेल में किया जाता है, जो कि एक एंटी नॉकिंग कंपाउंड है। एक्चुअली में ये है क्या, देखिए एंटी नॉकिंग का मतलब कि होता है कि जो खड़खड़ाहट होती है उसको बंद किया जाए। जैसे मोटरसाइकिलों में जो पेट्रोल के बाद जो आवाज़ आती थी, पहले बहुत ज़्यादा आवाज़ करते थे, तो उनकी आवाज़, उनकी खड़खड़ाहट को, नॉकिंग को कम करने के लिए उसमें एक एंटी नॉकिंग कंपाउंड मिलाया जाता है। उसी कंपाउंड का नाम है टेल टेट्रा एथिल लेड। इसलिए आप देखते होंगे कि पेट्रोल पंप पर लिखा होता शीशा रहित पेट्रोल और एक नॉर्मल। तो जो आप नॉर्मल भरवाते हो वो उसमें लेड होता है, और उस लेड के कारण जब वो ट्रैफिकों में निकलता है लेड, तो हमारे बॉडी में जाता है सांस के द्वारा लंग्स में, और लंग्स में प्लम्बोसिस यानी लेड को प्लम्बम बोलते हैं, तो ये एक बीमारी हो जाती है। अर्थात इसका प्रयोग कम करना चाहिए। तो बहुत सारे पेट्रोल पंपों में लेड यानी शीशा रहित पेट्रोल बिकता है, लेकिन वो थोड़ा महंगा होता है, इसलिए लोग उस पर फोकस नहीं करते। तो यहाँ पर मोनोहाइड्रोएल्केन में क्या हम लोग एंटी नॉकिंग कंपाउंड यानी टेल के रूप में इसे प्रयोग करते हैं। फिर है आपका सेलुलोज के निर्माण में। सेलुलोज इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा है, इतना सारा कुछ सामान बनता है, तो सेलुलोज का निर्माण मोनोहाइड्रोएल्केन्स के से होता है, इसलिए हम हाइड्रोएल्केन का महत्व है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर आपका SN1 SN2 और मोनोहाइड्रोएल्केन समाप्त हो रहा है। तो हम लोग अब बात कर लेंगे इस एक कंपाउंड की, एथिल ब्रोमाइड। अब आपके जो मोनोहाइड्रोएल्केन का कंपाउंड है वो है आपका एथिल ब्रोमाइड, क्योंकि आपसे क्लोरोफॉर्म, ठीक है, DDT और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब कोर्स से हट चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका अणुभार C2H5Br है। एथिल ब्रोमाइड, ये देखिए C2H5 एथिल हो गया और Br से ब्रोमाइड, तो एथिल ब्रोमाइड। इसका संरचना सूत्र मैंने ये बना रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है, और इसका अणुभार 109 होता है। देखिए यहाँ ब्रोमाइड का आप अगर ये लेंगे 79.9, ठीक है, तो कुछ अंतर आ सकता है, ऐसे इसको हम लोग सीधा 80 लेंगे, ठीक है, ब्रोमीन का हम लोग 80 लेंगे। और कार्बन का आप जानते ही हैं, तो देखिए मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ। कार्बन का कितना 12, 2 कार्बन है तो ये 24 + 5 + 80, तो जोड़ लीजिए, देखिए 5 4 9 8 2 10 यानी 109। तो अब इसकी निर्माण की विधियां देखते हैं। तो सबसे पहले औद्योगिक उत्पादन देखते हैं। तो देखिए औद्योगिक उत्पादन में ये देखिए मार्कोनी का रूल वाला है, ये इसका ये डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, C2H5Br यानी एथिल ब्रोमाइड। यहाँ पर ये क्या है, एथिलीन है, CH2CH2 और HBr का अटैक करा देंगे तो एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। प्रयोगशाला में क्या करते हैं, प्रयोगशाला बनाने की विधि में, लैब मेथड में क्या करते हैं, लेबोरेटरी में एथिल एल्कोहल Kb और पोटेशियम ब्रोमाइड तथा कंसनट्रेट H2SO4 के मिश्रण के आसवन से एथिल ब्रोमाइड बनता है। देखिए ये भी अपक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है, क्योंकि हमें पहले क्या करना है, पहले एक स्टेप में हमें HBr लाना पड़ता है, ठीक है, हाँ, और उस HBr का हम लोग पुनः अटैक कराते हैं, तब जाके हमें एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड को हमने ये H2SO4 है, ये H2SO4 है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया अलग अलग क्योंकि मुझे HBr बाहर निकलवाना था। तो देखिए जैसे हम KBr और H2SO4 की रिएक्शन पोटेशियम ब्रोमाइड से कराएंगे तो यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हो जाएगा, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, और HBr बाहर हो जाएगा। अब चूंकि हमें क्या करना था, हमें HBr की ही ज़रूरत थी, तो हम HBr को लेकर एथिल अल्कोहल के साथ इसका रिएक्शन करा देंगे। तो देखिए एथिल अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो एथिल अल्कोहल में उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्डिंग HBr के H से रिएक्ट करके ये OH आयन इससे टूट जाएगा और टूट कर बना लेगा वाटर, और बचेगा क्या, C2H5Br। तो इस तरह से हमें एथिल ब्रोमाइड प्राप्त हो गया, ठीक है। तो हम लोग अभी ये सीख लिए कि एथिल ब्रोमाइड क्या है। आगे हम लोग एथिल ब्रोमाइड के प्रॉपर्टीज़, फिजिकल और इससे संबंधित केमिकल प्रॉपर्टीज़ में होने वाले रिएक्शन, वही सब इम्पॉर्टेंट है। और आपको SN1 और SN2 रिएक्शन ये लर्न करना है, उनकी मैकेनिज्म,
ठीक है, इसी के साथ अब ये मैं समाप्त करता हूँ। सभी को थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज़